फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह को आज हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। चलो स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857। 1757 इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। थोड़ा समझना, 1757 बैटल ऑफ प्लासी को हम मानते हैं बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था प्लासी। एंड 1857 is considered as the beginning of the end of British rule in India. एंड 1857 को हम मानते हैं कि 1857 से भारत में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने का जो अंत हुआ उसकी स्टार्ट हुई। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पहली लाइन। इट मीन्स 1857 is a very significant event in our history. अब why significant? Because the revolt of 1857 has given inspiration to freedom struggle. अब थोड़ा समझना, ब्रिटिश रूल भारत में दो चीज़ों पे इस्टेब्लिश था। पहली चीज़ क्या थी? उन्होंने लोगों के मन में ये भर रखा था कि ब्रिटिश रूल इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश रूल है ये भारत के लोगों के भलाई के लिए है। अब इस मिथ को दूर किया दादा भाई नेहरू ने, जो मॉडरेट्स लीडर आए, उन्होंने ड्रेन थ्योरी देके, और साथ में जो दूसरा मिथ था कि ब्रिटिश रूल इज़ इनविंसिबल, ब्रिटिश रूल को हराया जा नहीं सकता, वो इतना पावरफुल है। तो रिवोल्ट ने प्रूव किया कि ब्रिटिश रूल को हराया जा सकता है। बिकॉज रिवोल्ट के कारण तकरीबन 1-1.5 साल के लिए ब्रिटिश रूल भारत में बिल्कुल तहस नहस हो गया था। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन आवर हिस्ट्री। अब ये रिवोल्ट क्लास 12 में भी काम आता है, क्लास 8 में भी काम आता है, इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। दुनिया का कोई भी पेपर हो, चपरासी से लेके IAS तक, सब में रिवोल्ट से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब इसको हिंदी में क्रांति बोलते हैं, बट ये क्रांति नहीं थी। यहाँ पे हमें पहले 3 वर्ड समझने की ज़रूरत है: रिवोल्ट, म्यूटनी एंड रिवोल्यूशन। रिवोल्ट, म्यूटनी एंड रिवोल्यूशन। तो पहला वर्ड है रिवोल्ट। उससे पहले हम रिवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। देखो, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, रिवोल्यूशन का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन में क्या होता है? एग्जिस्टिंग ऑर्डर को हटा दिया जाता है। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ? फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ? वहाँ पे मोनार्की को हटा दिया, किंग को हटा दिया, लुई 16 को, और वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट ला दी, कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया। तो एक बहुत बड़ा चेंज है। तो रिवोल्यूशन मीन्स अ वेरी बिग चेंज। अब रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह। रिवोल्ट होता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। म्यूटनी सिपाहियों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सिपाहियों के द्वारा। तो ये तीनों वर्ड क्लियर। अब हम रिवोल्ट को पढ़ने से पहले ना इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। जब हम रिवोल्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसके कोजेस देखेंगे, कारण। अब कोजेस में अगर मैं एक वर्ड बोलूं, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। किस प्रकार का शोषण किया भारत में अंग्रेजों ने? इकोनॉमिक शोषण, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, हर प्रकार से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। एक एग्जाम्पल समझते हैं। और ख़ास तौर से अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो शोषण किया वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था इंडियंस का, आर्थिक शोषण। एक एग्जांपल समझते हैं, आर्थिक शोषण कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी कोई भी रेलवे स्टेशन ले लो, दिल्ली रेलवे स्टेशन ले लो, सरकारी है, और एक तरफ मेट्रो ले लो। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कहीं भी जाना आसपास, वहीं तुम्हें कहीं ना कहीं थूकते हुए मिल जाएंगे। कोई गुटखा थूक रहा है, कोई पान थूक रहा है, क्योंकि लिखा है तुम्हारी प्रॉपर्टी है, गंदगी मिलेगी पूरी। मेट्रो में जाओ, थूकने में कितने का फाइन है? 500 रुपये। और जो आदमी 500 रुपये का फाइन देगा थूकने के बाद, उसका सलाइवा भी सूख जाएगा मुंह में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेजों ने भारत का इतना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जिसके कारण रिवोल्ट हुआ। तो सबसे पहले हम कोजेस को पढ़ेंगे, कारण क्या थे रिवोल्ट के। फिर उसके कुछ लीडर्स थे, लीडर्स एंड सेंटर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, शामल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका नेचर पढ़ेंगे कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये रिवोल्ट था, ये रिबेलियन था, ये म्यूटनी थी, क्या थी, ये फेल क्यों हो गया। मीन्स हमें पता है फेल हुआ ये क्योंकि 1857 के बाद भी भारत में ब्रिटिश रूल था। फिर लास्ट में इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस हम इसकी 3 चीज़ें से देखेंगे। द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट 1858 में एक एक्ट पास किया, साथ में क्वीन ने एक प्रोक्लेमेशन दी, क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं,
जिसके द्वारा क्वीन ने बोला कि हम भारत में और राज्यों को नहीं छीनेंगे, और साथ में कुछ जनरल चेंज की अंग्रेजों ने भारत की आर्मी में, उन चीज़ों को देखेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस में आएगी। तो ये 5 चीज़ें होंगी स्ट्रक्चर में। परंतु उससे पहले हम एक थोड़ी सी पहले 5 मिनट में हम उसकी टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं ब्रिटिश इंडिया की, कि अंग्रेज कब भारत में आए और 1857 से तक उन्होंने क्या किया कि भारत में इतना बड़ा रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ। क्लियर? अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रही सारी बात? टाइमलाइन में देखो, सबसे पहले 1608, 1600 में कंपनी बनी, 1608 में वो सूरत में उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोली। क्लियर? 1639 में वो मद्रास में उन्होंने अपना एक बेस बनाया, 1668 में बॉम्बे में उन्होंने अपना बेस बनाया, एंड 1698 में कलकत्ता में बेस बनाया। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज 1600 में इंडिया में आए और इंडिया में आते ही उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। 1600 से 1757 तक वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह थे, व्यापार करते थे, और जब भी उनको मौका मिलता था थोड़ी बहुत ज़मीन को वो कब्जा लेते थे। और 1757 में जब प्लासी की वॉर हुई, प्लासी के बाद तो उन्होंने भारत में डायरेक्ट रूल करना ही स्टार्ट कर दिया। तो इतना क्लियर हो गया यहाँ तक टाइमलाइन। अब 3 बेस वो बना चुके हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। कोई दिक्कत? 3 बेस बना लिए हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब। अब औरंगजेब वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल इन इंडिया। 6 ग्रेट मुगल हैं, औरंगजेब की डेथ हुई, और औरंगजेब की डेथ के बाद ही मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगा। तो एक तरफ मुगल एम्पायर कमज़ोर होगा, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ेगी। औरंगजेब की मौत हुई, मौत होती परिवार में झगड़ा स्टार्ट कि राजा कौन बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1739। अब हुआ क्या, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, बहादुर शाह किंग बना, और फिर फर्रुख शाह किंग बना। और फर्रुख शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया, एक ऑर्डर दिया कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, मतलब बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सकते हो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसको डॉक्टर डिप्लोमेसी बोलते हैं। असल में हुआ क्या था, फर्रुख शाह को हो गई थी पाइल्स। अब पाइल्स के इलाज के लिए इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाया गया, और डॉक्टर ने ठीक कर दिया। तो गिफ्ट में फर्रुख शाह ने ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का एक फरमान दिया, दस्तक दिया कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। जिसके कारण बाद में 1757 में प्लासी की बैटल होगी। अब अगली इंपॉर्टेंट डेट आती है 1739। यह है बैटल ऑफ करनाल। करनाल में बैटल हुई 1739 में, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। इसमें क्या हुआ, नादिर शाह ने, जो मोहम्मद शाह जो इंडिया का रूलर था, मुगल था, उसको बहुत बुरी तरह से हराया। अराउंड 70 करोड़ रुपए लूट के ले गया, साथ में कोहिनूर ले गया, और साथ में जो पिकॉक थ्रोन था शाहजहाँ का वो भी ले गया। कौन? नादिर शाह। तो ये बहुत बड़ी डिफीट थी मुगल एम्पायर की। 1739 आ चुका। अब आते 1757 सीधा। 1757 में हुई है प्लासी बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, काफ़ी फेमस बैटल है। अब हमें पता है कि फर्रुख शाह ने क्या दिया था, फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 1757 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी उस फरमान का मिसयूज़ करने लगी, उस दस्तक का क्या करने लगी, मिसयूज़। तो उस ऑर्डर के मिसयूज के कारण बैटल ऑफ प्लासी हुई, और जिसमें ट्रेचरी के, गद्दारी के कारण बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया गया। अब ट्रेचरी करने वाला कौन था? मीर जाफ़र। कौन था? मीर जाफ़र। इसलिए भारत में कभी भी आदमी, कोई भी अपने बच्चों का नाम मीर जाफ़र नहीं रखता, विभीषण नहीं रखता, और एक नाम और है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, वो पृथ्वीराज चौहान के टाइम का है, क्योंकि गद्दार हैं, फेमस। अब प्लासी में हार गए बंगाल। 1764 में, 1757 में प्लासी में हारे। 1760 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ फ्रेंच एट वनडिवोश। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ फ्रांस भी रूल कर रहा था, फ्रांस की भी कुछ कंपनियां थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस को ख़त्म कर दिया, फ्रांस की हटा दिया वनडिवोश की बैटल में। 1761 पा जाते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की थर्ड बैटल, 3 बैटल है पानीपत की। पहली 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीता और भारत में मुगल रूल आया। सेकंड है अकबर वर्सेस हिमू, जिसमें अकबर जीता और अकबर ने मुगल रूल को दोबारा से इस्टेब्लिश किया। और थर्ड है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, डिफीट ऑफ मराठास। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तानी है वो मराठाओं को हराएगा, और मराठाओं को बहुत बुरी तरीके से हराएगा। क्लियर? 1761 तक टाइमलाइन क्लियर।
1764 बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, ये भी बिहार में ही है। अब बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद द हेल्प ऑफ ट्रेचरी दे वर एबल टू डिफीट द नवाब ऑफ बंगाल, बट बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मिलिट्री पावर से बंगाल को जीतेगी। इस बार बक्सर में देखो कौन है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लड़ने वाली 3 पावर हैं। पहली नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, ठीक है। सेकंड किंग ऑफ इंडिया शाह आलम, और थर्ड नवाब ऑफ अवध। ये 3 एक तरफ है, इधर एक तरफ कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु जीत किसकी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद बक्सर में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की और नवाब ऑफ इंडिया मतलब किंग ऑफ इंडिया शाह आलम में एक समझौता होगा जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस समझौते में किंग ऑफ इंडिया शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। क्या दे दिए, दीवानी राइट्स। दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, आशिक वाशिक नहीं है यहाँ पे। दीवानी का मतलब क्या है, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। किसका, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, ठीक है। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। किसने दिए, शाह आलम ने, किंग ऑफ इंडिया ने। और साथ में शाह आलम एज अ पेंशनर रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत का राजा पेंशनर। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक तरह से वो रबड़ स्टैंप हो गया। 1764 तक देख लिया हमने। 1793 भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा इंडिया में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है जिसने भारत में सिविल सर्विस की इस्टेब्लिशमेंट की, और इसी ने भारत में एक रिवेन्यू सेटलमेंट लागू किया जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट ऐसा रिवेन्यू सिस्टम था जिसमें जमींदारों को जमीन का मालिक घोषित किया गया। जमींदार्स और कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ लैंड। इसके अंदर लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था परमानेंटली कि जमींदार एक निश्चित अमाउंट कंपनी को देंगे और उनको छोड़ दिया वो कितना भी कलेक्ट करें किसानों से। तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन होगा किसका, किसानों का। 1793 तक क्लियर। फिर 1798 वेलेस्ले इंडिया में आएगा, लॉर्ड वेलेस्ले इंडिया में आएगा और ये अपना एक सिस्टम लाएगा जिसे बोलते हैं सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि, जिसके तहत ये बहुत सारे राजाओं को अपना अंडर में ले आएगा। सब्सिडी अलायंस में क्या होता था कि जो राजा सब्सिडी अलायंस में आएगा उसे अपनी आर्मी ख़त्म करनी पड़ेगी, उसे ब्रिटिश आर्मी को अपने राज्य में रखना पड़ेगा, ठीक है। उस आर्मी को वो अपने पैसे से सैलरी देगा। साथ में उस राजा के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, ब्रिटिश ऑफिसर रहेगा। मतलब जो सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेगा वो अपनी सारी पावर्स को खो देगा। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन टाइमलाइन से निकल के आएंगे हमारे कारण कि रिवोल्ट क्यों हुआ। देखो बंगाल जीत चुके हैं, ठीक है, 1798 आ चुका है। वेलेस्ले ने क्या किया है, सब्सिडी अलायंस। और भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग में से एक था मैसूर में टीपू सुल्तान, वो काफ़ी फेमस किंग है इंडिया का, टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया। एक तरह से मैसूर को भी अब अंग्रेजों ने जीत लिया। 1800 आते आते 1818 में एंड ऑफ मराठास, मराठाओं को भी ख़त्म कर देंगे अंग्रेज भारत में। अब कौन कौन जा चुके हैं, इधर बंगाल गया, इधर मैसूर गया, महाराष्ट्र में मराठा गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, मराठाओं की पावर को ख़त्म कर देगा। मराठा भी गए। अब 3 बड़ी पावर तो गई, किसके अंडर में आ चुकी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1829 सती सिस्टम को ख़त्म कर दिया। विलियम बेंटिंग इंडिया में आएंगे और सती को ख़त्म कर देंगे राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के कारण। अब जो सती ख़त्म करते हैं तो इंडियंस को पसंद नहीं आता। इंडियंस कहते हैं ये कि हमारे कस्टम्स में, हमारे रिलीजन में क्या है, इंटरफेरेंस है। उसके साथ साथ 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक पर्शियन को रिप्लेस कर देंगे, किससे, इंग्लिश से। अब पर्शियन में जितने पढ़ाई की थी उन सब की नौकरी गई, तो जितने भी मुस्लिम थे पढ़े लिखे सबकी नौकरी गई। अब सरकारी नौकरी चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश। तो वो भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे। अब बंगाल भी जा चुका है, मैसूर भी गया है, मराठा भी गए हैं। 1848 में सिख को भी ख़त्म कर दिया। सिख पंजाब में जो पावर थी उनको भी अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उनके उसका जो उस टाइम जो किंग था, छोटा किंग था, शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसको, मे बी दिलीप सिंह, उसको इंग्लैंड भेज दिया कि तो जाकर पढ़ाई कर वहाँ। पंजाब अब अंग्रेज़ों के अंडर में है। और अंग्रेज़ों ने अंडर में लेने के बाद जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। 1853 डलहौजी भारत में आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी को भारत में आता है और डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को बनाने वाला, क्योंकि डलहौजी भारत में रेलवे लाएगा, डलहौजी भारत में टेलीग्राफ सिस्टम लाएगा,
डलहौजी भारत में पोस्टल सिस्टम लाएगा, डलहौजी भारत में इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग करेगा कैनाल खुदवा के, डलहौजी भारत में चार्ल्स वुड डिस्पैच लाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था? एजुकेशन का सिस्टम था जिसमें वर्नेकुलर एजुकेशन पे फोकस किया गया। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है डलहौजी, परंतु साथ में वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि कोई राज्य है और उसका अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, खुद का मतलब सक्सेसर नहीं है, तो वो राज्य अंग्रेज उसको छीन लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बहुत सारे राज्यों को छीना, और लास्ट में 1856 को में अंग्रेज अवध को भी छीन लेंगे। अवध आज लखनऊ है, और अवध से बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स आते थे। ये कुछ टाइम लाइन हुई, और 1856 में ही सांथल रिबेलियन होगा, जो खुद में एक बहुत बड़ा रिबेलियन है अंग्रेजों के खिलाफ। तो विद्रोह से एक साल पहले एक बहुत बड़ा रिबेलियन होता है, जैसे सांथल रिबेलियन बोलते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ था। वो डीकूज के खिलाफ था स्पेशली। डीकूज मीन्स आउटसाइडर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम इसके कोजेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक कोजेस, आर्थिक कारण। अब रिवोल्ट में लड़ने वाले किसान भी थे, रिवोल्ट में लड़ने वाले ज़मींदार भी थे, रिवोल्ट में लड़ने वाले सोल्जर भी थे। हर वर्ग के लोग थे एक्सेप्ट एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। तो कुछ कारण तो होगा ना लड़ने का, तो सबके अपने अपने कारण थे। सबसे पहले देखते हैं किसानों का। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन फार्मर्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब हमने बताया था कि अंग्रेजों ने भारत में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। साउथ में उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें रैयत के साथ सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया। और पंजाब में उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। परंतु तीनों ही सिस्टम में बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेशन था, 50 to 60% टैक्स था। तो किसानों के पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगी? नहीं बचेगी। और परमानेंट सेटलमेंट में तो उनकी ज़मीनों का मालिक भी किसको घोषित कर दिया गया था? ज़मींदारों का। तो पहला कारण क्लियर सबको? तो किसान परेशान आज भी हैं। सेकंड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया क्रिएटिंग ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हो रही है इंग्लैंड में बहुत बड़ी मात्रा में मशीनों से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब वो अंग्रेज इन प्रोडक्ट्स को लाके इंडिया में बेच रहे हैं, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए। और हमारे यहाँ क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए। जब वो खत्म हो गए तो उनकी नौकरी भी क्या गई। तो जो जुलाए थे, हाथ से काम करने वाले लोग थे, हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले लोग थे, वो सब क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, पहला पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थाउजेंड्स ऑफ द सोल्जर्स बिकम जॉबलेस। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? भारतीय राजाओं से उनके राज्य छीन रहे हैं। जब राजा नहीं रहा तो राजा की सेना भी नहीं रही, तो सेना कहाँ जाएगी? वो सब क्या हो गई? अनएम्प्लॉयड। अब किसान परेशान, सेना परेशान, हैंडीक्राफ्ट वाले परेशान। अब आ जाते हैं ज़मींदारों पे। ज़मींदार भी स्टार्टिंग में परेशान थे। जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, अवध में तो अलग सिस्टम था, बहुत बड़ी मात्रा में ज़मींदारों से उनकी ज़मींदारियों को छीन लिया गया। अब इस रिवोल्ट के जो लीडर होंगे ना, वो जनरली यही होंगे, ज़मींदार टाइप लोग होंगे। तो उनकी ज़मींदारी छीनी, तो उन्होंने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। द ब्रिटिश कन्फिस्टिकेटेड ज़मींदारीज ऑफ मैनी ज़मींदार्स स्पेशली इन अवध। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3-4 पॉइंट क्लियर। फोर्थ, विद द एनेक्सेशन, जैसे जैसे राज्यों को छीन रहे थे, आपको उसको समझना। भारत में राजा लोग थे। राजाओं के यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट के लोग होते हैं, मतलब हाथ से चीज़ें बनाने वाले होते हैं, बीजना बनाने वाले होते हैं, हाथ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, साड़ियाँ बनती हैं, उन सबको रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी। वो अपने राजा के यहाँ अपनी वस्तुओं को बेचा करते थे। अब राजा चेंज हो गया। राजा कौन है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो क्या पहनेगी? जीन्स। उसके ऑफिसर पहनेंगे पैंट। उसके ऑफिसर्स का कल्चर क्या होगा? ब्रिटिश। तो वो सामान कहाँ का पसंद करेंगे? ब्रिटिश। तो इंडियन सामान पहनेंगे वो? नहीं। तो विद द एनेक्सेशन के साथ साथ जैसे जैसे राज्यों को छीना, द पैट्रोनेज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स यूज्ड टू रिसीव केम टू एंड। इंडियन हैंडीक्राफ्ट को जो पैट्रोनेज मिलती थी, पैट्रोनेज मीन्स किंग का संरक्षण मिलता था, वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कारण हैं किसके? रिवोल्ट ऑफ 1857 के। नाउ वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में पहला क्या है? अनेक्सेशन। अब समझना, अब अंग्रेज भारत में राज्यों को छीन रहे हैं दो तरीकों से। सब्सिडी लाइन्स जो लॉर्ड वेलेस्ली लाया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
जो डलहौजी लाया। सब्सिडी लाइन्स में क्या होगा, राजा की सेना नहीं होगी, राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रखेगा, उसको पे करेगा, राजा के कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, राजा किसी से अपने फॉरेन रिलेशन नहीं रख सकता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना। एक तरह से राजा गुलाम हो जा रहा है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है कि कोई भी राजा जिसका अपना नेचुरल सक्सेसर नहीं होगा तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी। उसके पीछे एक कंडीशन होती थी कि वो राज्य, कंडीशन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया होगा। तो बहुत सारे राज्यों को छीना, तो जिसके कारण उन राजा थे, जो उन राज्यों के राजा थे, वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए। लाइक झांसी को अंग्रेजों ने अनेक्स किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया। लाइक अवध की क्वीन ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि अवध को अनेक्स किया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय टू मेथड्स जनरली, सब्सिडी लाइन्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहली बात क्लियर पॉलिटिकल में। सेकंड, द प्रोमिस मेड बाय द ब्रिटिश टू प्रिंसली स्टेट्स वर रेगुलरली ब्रोकन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के छोटे छोटे राज्यों को प्रोमिस किया करती थी कि हम तुम्हारी इस तरह से मदद करेंगे, इस तरह से मदद करेंगे, परंतु उस प्रोमिस को कभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। रेगुलरली उस प्रोमिस को तोड़ते रहते थे। तो दो कारण हो गए, एक तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, दूसरा प्रोमिसेस जो उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। थर्ड, ह्यूज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल करप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है इंडिया में, 1857 तक वही रूल करेगी। उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था, इकोनॉमिक करप्शन भी था और पॉलिटिकल करप्शन भी था। और करप्शन का प्रभाव किस पे पड़ेगा, आम लोगों पे। कोई दिक्कत, 3 कारण। फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 ऑन मिस गवर्नेंस। 1856 में अंग्रेज अवध को भी छीन लेंगे। अब अवध की कहानी पुरानी है। अवध काफ़ी लंबे टाइम से अंग्रेजों का दोस्त रहा है। अवध ने बहुत पहले सब्सिडी लाइन्स को एक्सेप्ट कर लिया था, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ही। सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, फिर अवध ने कर लिया था। अब 1856 में भारत में कौन है, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने कॉन्सेप्ट दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। अवध के केस में वो लागू नहीं होता क्योंकि अवध के राजा के 7-8 बालक थे खुद के। अवध के जो राजा होते थे उसको नवाब ऑफ अवध बोलते थे। अब तो अवध को अनेक्स कैसे किया जाए, क्योंकि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1850s में। अब इंग्लैंड को इंडिया में चाहिए मार्केट, क्या चाहिए, ताकि अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सामान कब बेचेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा। तो अवध तो बहुत बड़ा एरिया है, तो अवध को अनेक्स करना है। तो अवध को अनेक्स करने के लिए उन्होंने मिस गवर्नेंस का सहारा लिया कि अवध में क्या हो रही है, मिस गवर्नेंस। मतलब अवध का राजा, अवध का नवाब अच्छे प्रकार से रूल नहीं कर पा रहा है, अवध की जनता परेशान है। इस पॉइंट में थोड़ी बहुत सच्चाई है, अवध में मिस गवर्नेंस थी, परंतु उसका कारण भी कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही। क्योंकि अवध तो काफ़ी लंबे टाइम से क्या था, सब्सिडी अलायंस में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, पार्ट था। नवाब की बहुत सारी कहानियाँ हैं। ऐसे बोलते हैं नवाब की एक कहानी है कि जब नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर सोल्जर्स पकड़ने आए तब नवाब भागा नहीं, नवाब ताली बजा रहा है ताकि नौकर आए और उसे उठा के चप्पल दें और वो चप्पल पहन के भाग सके, क्योंकि बहुत नवाबी उनके ख्याल थे। चप्पल भी खुद नहीं पहना करते थे। इतनी देर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर आए, 2 चांटे नवाब में दिए और नवाब रफू दफा। नवाब नहीं लड़ा, नवाब की बेगम लड़ी। ठीक है, पॉलिटिकल कोच समझ में आ गए। और उसके साथ साथ में 1-2 पॉलिटिकल कोच और था, लाइक नाना साहिब की उन्होंने पेंशन रोक दी थी, मुगल किंग्स का टाइटल रोक दिया था, ये सब। अब तक कोई दिक्कत, इकोनॉमिक क्लियर, पॉलिटिकल क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस। अब थर्ड जो है हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस कारण, सामाजिक और धार्मिक। इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था रिवोल्ट में लोगों को जोड़ने के लिए। सबसे पहला है सोशल रिफॉर्म्स लाइक अबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो रीमैरिज। अब अंग्रेज भारत में आए और स्पेशली विलियम बेंटिक जब इंडिया में आया, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, उसने सबसे पहले सती को ख़त्म किया, सती सिस्टम को ख़त्म कर दिया। सती सिस्टम में क्या था, अगर किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस लेडी को भी ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। इट वॉज अ वेरी इनह्यूमन सिस्टम। तो 1829 में सती सिस्टम को ख़त्म किया राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से। और साथ में 1856 में विडो रीमैरिज अलाउड कर दिया, विधवा शादी। उसके साथ साथ देवदासी सिस्टम भी अंग्रेजों ने भारत में ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, सोशल रिफॉर्म्स किए, बट इंडियंस ने इसको नेगेटिव वे में लिया। इंडियंस को लगा कि ये ब्रिटिश हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में क्या कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर।
सेकेंड पॉइंट, रेशियल सुपियोरिटी बाय द ब्रिटिश या कोई भी वेस्टर्न कंट्री है उनमें अभी भी रेशियल सुपियोरिटी है, नस्ल के हिसाब से भेदभाव, काले गोरे में भेदभाव। तो इंडियंस को इक्वल नहीं ट्रीट करते थे, इंडियंस को अच्छी पोस्ट नहीं देते थे, इंडियंस को इन्फीरियर मानते थे और इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। थर्ड, वर्क्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज दे वर अलेज्ड इन कन्वर्जन एक्टिविटीज़। अब 1818 में एक एक्ट पास होगा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1818, उसके थ्रू इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को आना अलाउड कर दिया। और जब क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगी इंडिया में तो उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी की जिनसे लोगों को लगा कि ये क्या कर रही हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, क्रिश्चियनिटी में। तो इंडियंस डर गए, इसके सबूत बहुत कम है इसके, परंतु इंडियंस डर गए कि ये क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोशल रिलीजियस में 3 बात क्लियर। पहला, सोशल रिफॉर्म्स। दूसरा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड, एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। फोर्थ क्या था, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन रिलीजियस लैंड्स। अंग्रेज़ों ने मंदिर की ज़मीनों पे, मस्जिद की ज़मीनों पर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से ही इस रिवोल्ट की खास बात क्या आएगी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस रिवोल्ट में देखने को मिलेगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था। फिफ्थ, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856। 1856 में अंग्रेज़ों ने कानून बनाया जिसे बोलते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, लेक्स लोकाया एक्ट भी इसको बोलते हैं। इस कानून में क्या था, अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदू क्या बन जाएगा, क्रिश्चियन, तब भी उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। पहले नहीं था, पहले अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन बनना है तो उसे अपनी फादर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इंडियंस को ऐसा लगा कि उन्होंने ये कानून इसलिए बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, कन्वर्ट हो, किसमें, क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि पहले तो उन्हें डर है अगर हम क्रिश्चियन बन जाएंगे तो पितृ संपत्ति में हमारा अधिकार नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशो रिलीजियस कॉजेज हो गए। पॉलिटिकल कॉज क्लियर, इकोनॉमिक कॉज क्लियर, सोशो रिलीजियस कॉजेज क्लियर। अब आता है सिपाही। भाई रिवोल्ट तो सिपाहियों ने स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, सिपाहियों के क्या कारण थे, मतलब मिलिट्री जो ब्रिटिश सेना थी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इंडियंस थे और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी। तो उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, उसके पीछे भी 4-5 कारण हैं। पहला कारण क्या है, वेरी लो सैलरी कंपेयर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश की तुलना में इंडियंस को कम सैलरी मिलती थी, पहला क्लियर। सेकंड, लो प्रमोशन। इंडियंस के बहुत कम चांस होते थे कि उनका प्रमोशन हो, पड़े वो कितने अच्छा सैनिक हो। थर्ड, उसके साथ भी क्या होता था, सेना में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, नस्ल के हिसाब से भेदभाव होता था। फोर्थ, अवध का एनेक्सेशन, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अवध से सोल्जर आते थे ब्रिटिश सेना में, और जब अवध को ही अनेक्स कर लिया तो सोल्जर्स को लगा कि हम इनके लिए इतना लड़े और इन्होंने हमारे राज्य को ही क्या कर लिया, अनेक्स कर लिया, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में सोल्जर्स क्या हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। अब आता है इमीडिएट कोज। इमीडिएट मीन्स वो ऐसा क्या कारण था जिससे एकदम रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ग्रीस कार्टेज का एपिसोड, ग्रीस कार्टेज एपिसोड, कि अंग्रेजों ने भारत में इनफील्ड राइफल लाए। कौन सी राइफल लाए, इनफील्ड। उसकी जो गोली थी वो फैट की, उसकी गोली का जो कवर था वो फैट का बना हुआ था, चर्बी का। और वो फैट किसकी होती थी, गाय की या फिर सूअर की। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुसलमान सूअर को पसंद नहीं करते, तो दोनों के लिए अपवित्र चीज़ थी उस गोली को यूज़ करना, जिसके कारण रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो इमीडिएट कोज क्या हो गया है, ग्रीस कार्टेज एपिसोड। अब खाली ग्रीस कार्टेज के कारण रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हुआ, रिवोल्ट के बहुत सारे कारण हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। उन सब ने ग्राउंड को प्रिपेयर किया, आग लगाई, और लड़ाई को स्टार्ट किसने किया, ग्रीस कार्टेज एपिसोड ने। अब हमें ये पता चल चुका है कि रिवोल्ट के सारे कारण क्या थे। अब हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुआ और उसके कौन कौन लीडर्स थे। अभी हमने सिग्निफिकेंस देखी थी सबसे पहले, फिर हमने इसके कोजेस देखे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। अब हम देखेंगे रिवोल्ट के सेंटर्स और उनके लीडर्स। तो रिवोल्ट सबसे पहले स्टार्ट होता बैरकपुर से। मंगल पांडे अपने ऑफिसर्स को गोली मारते हैं, वहाँ से रिवोल्ट मेरठ पहुँचता है, और मेरठ से रिवोल्ट, मेरठ में सिपाही क्या करते हैं, अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के प्रति विद्रोह करते हैं, और मेरठ से सिपाही 10 मई के आसपास पैदल चलते हैं किधर को, दिल्ली की तरफ। इस समय दिल्ली का रूलर कौन है, बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूल। उसकी पावर कहाँ तक है, सिर्फ दिल्ली तक। उसके कोर्ट में रहता है कौन, मिर्ज़ा गालिब।
अब सुबह सुबह सोल्जर्स पहुंच गए वहाँ पे और बहुत ज़बरदस्ती बहादुर शाह जफर ने गेट खोला, अपनी वाइफ के कहने पे गेट खोला, क्योंकि बहादुर शाह जफर को सिपाहियों की एबिलिटी पे कोई भी विश्वास नहीं था। तो सबसे पहले हम इसके लीडर्स और इसके सेंटर्स देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली में कौन है? बहादुर शाह। रियल में कौन है? बख्त खान, जनरल बख्त खान। रियल में जो रिवोल्ट की कमांड होगी वो जनरल बख्त खान के पास होगी। नॉमिनल कौन है नाम मात्र का? बहादुर शाह। कानपुर, नाना साहेब एंड तात्या तोपे। कानपुर में रिवोल्ट के लीडर कौन है? नाना साहेब। अब बात आती है नाना साहेब ने पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि नाना साहेब की पेंशन रोक दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो नाना साहेब को चाहिए थी पेंशन, ठीक है। और नाना साहेब की मदद करने के लिए थे कौन? तात्या टोपे। अब दिल्ली के लीडर पता है तुम्हें, कानपुर के पता है। कानपुर से आ जाओ लखनऊ पे। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल पार्टिसिपेट क्यों कर रही है? क्योंकि अवध को क्या कर लिया है? अंग्रेजों ने अनेक्स कर लिया है। इसको क्या चाहिए? अपना अवध चाहिए। नाना साहब को क्या चाहिए? पेंशन। बरेली, खान बहादुर खान है बरेली में लीडर। बिहार में कौन है? कुंवर सिंह है, बहुत ब्रिलियंट लीडर थे, बिहार के थे, काफ़ी एजड थे और अंग्रेजों को काफ़ी इन्होंने टक्कर दी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला हैं, फैजाबाद में। झांसी में लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका। अब लक्ष्मीबाई क्यों पार्टिसिपेट कर रही है? क्योंकि झांसी को क्या कर लिया अंग्रेजों ने? अनेक्स। तो टाइमलाइन अब काम आ रही है नहीं आ रही? बड़ौत यहाँ पे शामिल है, लोकल लीडर थे रिवोल्ट के। तो ये कुछ रिवोल्ट के सेंटर हैं और उनके लीडर्स हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सिंपल। अब 12वीं के बच्चों को जो पेपर में भी आएंगे, MCQ में आएंगे, सब पेपर में MCQ वगैरह में पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि कहाँ पे कौन लीडर्स है। तो लीडर्स क्लियर, कोजेस क्लियर। अब आते हैं हम इसके फेल्योर पे कि ये फेल क्यों हो गया। अब हम देखते हैं फेल्योर के कारण, फेल क्यों हो गया रिवोल्ट। इतना बड़ा रिवोल्ट था। सबसे पहला कारण है नॉट ऑल इंडिया रिवोल्ट। पूरे भारत में रिवोल्ट नहीं था। मेनली कहाँ पे फोकस था? नॉर्थ इंडिया में। सदर्न इंडिया में कोई टच ही नहीं था। बंगाल में बहुत कम पार्ट रिवोल्ट में एक्टिव पार्ट ले रहा था। तो रिवोल्ट पूरे देश में था ही नहीं। पहला कारण तो यही हो गया। कोई दिक्कत? सेकंड आ जाओ, पुअर लीडरशिप। इस रिवोल्ट में लीडर्स ही नहीं थे अच्छे। अब भारत के लोगों ने लड़ा बहुत बहादुरी से रिवोल्ट, खूब मारे भी, पर लीडरशिप अच्छी नहीं थी। क्योंकि जज्बा तो बहुत था पर कप्तान ही बढ़िया नहीं था। कप्तान कौन था? बहादुर शाह जफर। उसे सिर्फ अपनी टेंशन रहती थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर था सर ह्यूज रोज, जिसने झांसी की रानी को हराया था। उसने कहा अगर रानी जैसे 1-2 लीडर और होते रिवोल्ट में तो ब्रिटिश रूल भारत से खत्म हो जाता, परंतु लीडरशिप थी नहीं। ये रिवोल्ट के लीडर से पूछ लिए जाते हैं, ये ऑफिसर से पूछ लिए जाते हैं। लाइक ह्यूज रोज कहाँ पे था? झांसी में था। इसी प्रकार निकलसन एंड हडसन कहाँ पे थे? निकलसन एंड हडसन थे दिल्ली में। ये भी नाम पूछ लिए जाते हैं पर बहुत कम चांसेस हैं। तो दूसरा कारण क्या हुआ? पुअर लीडरशिप। पहला क्या होगा? नॉट ऑल इंडिया। थर्ड, लैक ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू ब्रिटिश। रिसोर्सेज की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, बंदूकों की कमी थी। एक तरफ अंग्रेज हैं, द सन नेवर सेट्स फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, जो इनके लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए सन कभी भी सेट नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में उनका कब्जा था। एक तरफ इंडियंस थे जो भालों से लड़ रहे हैं, गोश्तों से लड़ रहे हैं, डरों से लड़ रहे हैं, जो दिल से लड़ रहे हैं। पर अंग्रेज कहीं से लड़ रहे हैं? एडवांस राइफल्स, मशीनरी, रेलवे, टेलीग्राफ ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया रिवोल्ट को ख़त्म करने में, क्योंकि टेलीग्राफ से तुरंत मैसेज पहुंच जाता था। तो तीसरा कारण समझ में आ गया, एक्टिव सपोर्ट बाय द प्रिंसली स्टेट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत में बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने एक्टिव सपोर्ट दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। सिंधियाओं का नाम सुना ही होगा। सिंधियाओं को गद्दार माना जाता है भारत में, जबकि है नहीं, क्योंकि सिंधियाओं ने रिवोल्ट से पहले 3 बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, 3 मराठा वॉर लड़े। पर 1857 में झांसी की रानी सिंधिया के पास गई कि हमारी हेल्प करो अंग्रेजों से लड़ने में, तो सिंधिया ने मना कर दी। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग की स्टेटमेंट है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये एक तरह से ब्रेक वाटर्स के थ्रू थे, ब्रेक वाटर्स की तरह थे। अगर ये प्रिंसली स्टेट हमारी मदद ना करते तो भारत से ब्रिटिश रूल क्या हो जाता? खत्म हो जाता।
इससे भी आप इस रिवोल्ट के नेचर का पता लगा सकते हो कि कितना एक्टिव रिवोल्ट था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में सिपाहियों ने और आम जनता ने पार्टिसिपेट किया। एक्टिव सपोर्ट बाय द प्रिंसली स्टेट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ तक कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी इंडिया की, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी किसको सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश रूल भारत में है ये प्रोग्रेसिव है, भारत को आगे ले जाएगा। पर रिवोल्ट के बाद जब एक कानून लाएंगे, एक्ट ऑफ 1858 एंड द एक्ट ऑफ 1861, उनका ये ड्रीम टूट जाएगा उस कानूनों को देख के, क्योंकि उन कानूनों में भारत का कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और फिर वो बाद में 1885 में कांग्रेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कांग्रेस बनाएंगे। तो कनेक्ट कर पा रहे हो? रिवोल्ट के बाद क्या होगा? जमींदार तो अंग्रेजों के साथ चले जाएंगे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी वो अंग्रेजों के खिलाफ होगी, और वहाँ से हमारा प्रॉपर नेशनलिज्म इंडिया में स्टार्ट होगा। एक्टिव सपोर्ट बाय द प्रिंसली स्टेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। 4 कारण समझ में आ गए। 4th, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन, आसान सा कारण है। 5th, लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी, इनके पास कोई विचारधारा थी ही नहीं कि रिवोल्ट में मान लिया उन्होंने अंग्रेजों को हरा भी दिया तो क्या करेंगे? डेमोक्रेसी लाएंगे ना, ये फिर पुराने सिस्टम में ही ले जाते, मुगल सिस्टम में ही, ये अपने लिए राज्य करते। क्योंकि हमने देखा है, एक पेंशन के लिए लड़ रहा है, एक झांसी के लिए लड़ रहा है, एक अवध के लिए लड़ रहा है। इनका क्या था? कॉमन एनिमी था। इनके एनिमी क्या थे? कॉमन। पर इनके सबके अपने अपने गोल्स क्या थे? अलग। तो अब आपको फेलियर के कारण समझ में आ गए, कोजेस समझ में आ गए, लीडर्स समझ में आ गए, सेंटर समझ में आ गए। अब हम इसका नेचर देखते हैं। नेचर मीन्स स्वभाव क्या है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आते हैं इसके नेचर पे। काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है कि रिवोल्ट का नेचर क्या है। अब नेचर के लिए दो, क्योंकि रिवोल्ट में जो लोग थे उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं है, और जो कुछ लिखा भी था तो अंग्रेजों ने उनको ख़त्म करवा दिया। तो रिवोल्ट में 2 पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे हिस्टोरियंस के, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू और द कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हिस्ट्री राइटिंग इसके अलग अलग भी हैं, एंड द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। और दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू जनरली एक्सट्रीम है। पहले देखते हैं ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या कहा? सबसे पहले लॉरेंस एंड शेले। लॉरेंस एंड शेले, इन्होंने कहा मियर सिपोय म्यूटनी, कि रिवोल्ट कुछ नहीं है, खाली सिपोय म्यूटनी था। तो क्या ये बात सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहली बात, हम इसको खारिज कैसे करेंगे? ये सिपोय म्यूटनी कैसे नहीं था? हाँ, रिवोल्ट को स्टार्ट तो सिपोहियों ने किया, परंतु आम जनता ने इस रिवोल्ट में बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। पहले सिपोही आते थे और फिर आम जनता पार्टिसिपेट करती थी। आम जनता क्या करती थी? जमींदारों को मारते थे, उनके घर जला देते थे, मतलब डीड्स जलाते थे रिकॉर्ड्स के। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया नहीं हो गया? क्योंकि आम जनता ने तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट है जेम्स ओट्रम। इन्होंने कहा है मोहम्मदीन कॉन्स्पिरेसी, कि ये मुसलमानों की कॉन्स्पिरेसी है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। क्योंकि हमने देखा है रिवोल्ट में बड़े बड़े लीडर मुसलमान थे। मौलवी अहमदुल्ला, बख्त खान दिल्ली में, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बिहार में बहुत सारे थे मौलवी पीर अली। हिंदू भी थे, हिंदू भी बहुत बड़ी मात्रा में थे। झांसी रानी, शाहमल, ये सब हिंदू थे। परंतु अंग्रेजों ने स्पेशल फोकस किया किस पे? हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए। जेम्स ओट्रम ने क्या लिखा? मोहम्मदन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? गलत है। हम प्रूव कर सकते हैं दोनों को। थर्ड, टी.आर. होम्स, यू भाई और थोड़ा 2 कदम आगे चले गया। इसने कहा क्या? इसने कहा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, कि सभ्यता और बार्बरिक लोगों के बीच में युद्ध है। हमें बार्बरिक बोला और खुद को सभ्य बोला। तो इसका स्टेटमेंट तो और गलत है। डिज़राइली का स्टेटमेंट है नेशनल वॉर। डिज़राइली उस समय इंग्लैंड के अपोजिशन लीडर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, बेंजामिन डिज़राइली। उन्होंने कहा कि ये नेशनल वॉर है। क्या है ये? नेशनल वॉर है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये है ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाओ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सबसे पहले सावरकर का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, वी.डी. सावरकर का। इन्होंने कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भाई भी थोड़े एक्सट्रीम चले गए। हम मानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने उसका कारण भी दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि अगेंस्ट ब्रिटिश है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्योंकि हम मुगल रूल को दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे, या फिर अपने किसी भी रूल को इस्टेब्लिश करेंगे, अपने लोगों का रूल इस्टेब्लिश करेंगे। परंतु ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले 1806 में जाओ, वेलोर म्यूटनी जो नीचे होगी साउथ में अंग्रेजों के खिलाफ,
उसके बाद में बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए। 1856 का सांथल रिवेलियन, जिसने अंग्रेजों को पूरी तरह से हिला दिया था। सांथल डीकूज के खिलाफ था, आउटसाइडर्स के खिलाफ था। तो फर्स्ट तो नहीं है कि पहली बार ही लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े हैं। टीपू सुल्तान लड़ा है, मराठा लड़े हैं। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो बिल्कुल नहीं था। कौन सा इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था? झांसी किसके लिए? झांसी के लिए। बेगम अवध के लिए। नाना साहब को पेंशन नहीं मिल पा रही थी। सबके कारण अपने अपने थे लड़ने के, कॉमन एनिमी था, परंतु गोल सबके अलग अलग थे। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना इसको उचित नहीं होगा। अब आ जाओ आर सी मजूमदार, ये प्रॉपर हिस्टोरियंस थे। आर सी मजूमदार, इन्होंने कहा नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल, ना तो ये पहला है और ना ही राष्ट्रीय है। पहला तो क्यों नहीं है मैंने बता दिया, वेलोर म्यूटनी ब्रिटिश इनजस्टिस के खिलाफ हुई, और बहुत सारे ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट हुए। उन्होंने कहा नेशनल भी नहीं है, क्योंकि हिस्टोरियन है, इन्होंने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो हमने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, हमने ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, तो फिर था क्या? और भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, परंतु समय की कमी है तो थोड़ा जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में हम लिखें क्या? तो हमें ये तो पता है कि सिपाही म्यूटनी से तो बढ़ गया था, परंतु वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से नीचे था। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। इसने फ्रीडम स्ट्रगल को, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसको मोमेंटम दिया। इसने हमें इंस्पिरेशन दी कि किस तरह से हमारे लोग लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। तो हम कह सकते हैं नॉट क्वाइट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी की लड़ाई तो नहीं थी, बट शोड बीज बोए, शोड द सीड्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय आज़ादी के, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इसने रिवोल्ट ने क्या करे, बीजों को बोया। ये सिग्निफिकेंस में भी होगा। तो अब आपको नेचर क्लियर हो गया। नेचर के लिए पहले आपको ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, फिर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, और फिर कंक्लूजन लिखना है। तो बुक्स को जब पढ़ोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि प्लान्ड है कि अनप्लान्ड है। कुछ लोग इसको प्लान्ड बोलते हैं, कुछ अनप्लान्ड बोलते हैं। ना ये पूरी तरह से प्लान्ड था, ना ये पूरी तरह से अनप्लान्ड था। प्लानिंग तो की थी, बट वो बहुत नासेंट स्टेज में थी, बहुत स्टार्टिंग की स्टेज में थी, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई। क्योंकि एविडेंस मिलते हैं, रोटियों के एविडेंस मिलते हैं, कमल के फूलों के एविडेंस मिलते हैं मैसेज भेजने के लिए, परंतु वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई थी। तो ऑल्दो इट वाज नॉट कम्प्लीटली प्लान्ड, वन कैन से दैट इट वाज नॉट कम्प्लीटली प्लान्ड। प्लानिंग तो थी, बट बहुत नासेंट स्टेज में थी, बहुत स्टार्टिंग की स्टेज में थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हम तीन चीज़ों को देखेंगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया, रानी ने जो डिक्लेरेशन पास की, क्वींस डिक्लेरेशन बोलते हैं उसकी, क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, एंड जनरल सिग्निफिकेंस, जनरल क्या चेंजेस भारत में आए। अभी तक कोई दिक्कत? अब हम इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट है एक्ट ऑफ 1858, सेकेंड है क्वींस प्रोक्लेमेशन, क्वीन की क्या डिक्लेरेशन थी, और थर्ड जनरल सिग्निफिकेंस। अब रिवोल्ट खत्म हुआ, रिवोल्ट सप्रेस हुआ, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया। जो दिल्ली का वो था, क्या नाम था, बहादुर शाह, उसके बच्चों को दिल्ली में एक जगह है खूनी दरवाज़ा, बहादुर शाह जफर के सामने गोली मार दी गई, पॉइंट ब्लैंक। बहादुर शाह जफर छुप के हमारे टूम में छुप गया, वहाँ से भी निकाल लिया, उसको रंगून भेज दिया गया। आज रंगून का है म्यांमार। बहादुर शाह गया, बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल निकल लिए, बाद में कुछ पता नहीं चला। झांसी रानी लड़ते लड़ते मर गई। तत्ते टोपे के साथ किसने गद्दारी कर दी, वो भी पकड़े गए। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, ये सब लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो फिर अंग्रेजों ने कानून बनाया, एक्ट ऑफ 1858। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, परंतु भारत में एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पहले चलता था वही बाद में चलता रहा। सबसे पहले इसने ख़त्म किया एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। तो 1757 से 1857 तक जो इंडिया पे रूल कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब 1857 से 1947 तक जो भारत पे रूल करेगा वो ब्रिटिश क्राउन होगा, ब्रिटिश क्वीन होगी। नाउ ब्रिटिश क्राउन हैव डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल इंडिया। भारत पे शासन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्वीन की है। पहला पॉइंट क्लियर। एंड ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये थोड़ा समझना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए थे, पैसों के लिए थे। इन दोनों को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया था 1884 में। इनको ख़त्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म किया, क्योंकि कंपनी नहीं बची तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी नहीं रहे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी नहीं रहे। थर्ड, अ न्यू पोस्ट ऑफ वॉइस रॉय। 1857 तक
गवर्नर जनरल होते थे, एक नई पोस्ट बनाई वाइस रॉय की। अब वो गवर्नर जनरल भी है, वो वॉइस रॉय भी है। जब वो प्रिंसली स्टेट से बात करेगा तो वो वॉइस रॉय है, तो वो ब्रिटिश इंडियन स्टेट से बात करेगा तो वो गवर्नर जनरल है। तो दोनों आदमी एक ही हैं, नाम है लॉर्ड कैनिंग उस टाइम तक। तो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके साथ साथ एक पोस्ट और बनाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, अ न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड। पर तुम देख रहे हो प्रोविजन तो अच्छे हैं, परंतु इंडियंस को कोई फायदा नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बनाया है, परंतु कहाँ पे बैठेगा वो? लंदन में बैठेगा। तो इंडियन जा पाएंगे वहाँ? नहीं। पहले वॉइस रॉय था, पहले गवर्नर जनरल था, अब वो वॉइस रॉय हो गया, आदमी वही है। क्लियर? तो ये तो कुछ प्रोविजन थे एक्ट ऑफ 1858 के। अब उसके साथ साथ क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की उस टाइम क्वीन थी, उसने घोषणा की, इलाहाबाद में एक दरबार बुलाया गया, नो मोर फ्यूचर एनेक्सेशन। ब्रिटिश को लगा कि हमने बहुत सारे राज्यों को छीना, इसीलिए वो हमारे खिलाफ हो गए। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेशन की, जिसमें कहा हम किसी राज्य को अब नहीं छीनेंगे, परंतु भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो हमारे अंडर में रहेंगे। तो राजा खुश। अब वो क्या करेंगे? क्रिकेट बजाएंगे। लगान मूवी में देखा होगा तुमने, नो मोर रिलीजियस कन्वर्जन, हम किसी को रिलीजियस कन्वर्जन भी नहीं करेंगे। साथ में अंग्रेजों ने कसम भी खा ली कि हम सोशल सुधार नहीं करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स भारत में नहीं करेंगे। वो समझ गए कि भारत के लोग इस लायक नहीं है कि हम सोशल रिफॉर्म्स करें। नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स को जब हम रिक्रूट करेंगे, भर्ती करेंगे तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु बहुत सारे भेदभाव किए। अब आ जाते हैं जनरल सिग्निफिकेंस क्या थी इसकी, क्योंकि किसी एक्ट में नहीं है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पूरे रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, टॉप लीडर से लेकर डाउन तक, लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों तक, हर जगह हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलेगी। तो आपको ये पता चल गया कि 1858 से पहले भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते थे। तो किसकी देन है? अंग्रेजों की। सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के बीज बोए किसने? रिवोल्ट ऑफ 1857 ने। एंड लास्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, पूरी आर्मी को भारत में अंग्रेजों ने अब दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। अब आर्मी को उन्होंने कास्ट हिसाब से बांटा, रेजिमेंट्स बनाई, कास्ट रेजिमेंट्स बनाई, और ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ाया। की पोस्ट से इंडियंस को हटाया और ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ाया, ताकि दोबारा से ऐसा फ्यूचर रिवोल्ट ना हो। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से पूरा रिवोल्ट समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।